प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, और हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल के प्रोग्राम में आने की दावत कबूल की, ताकि उन तमाम सवालात के जवाबात दिए जा सकें जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में लोगों के जहनों में उठते तो हैं, लेकिन कभी तसल्ली बख्श जवाब मिलता नज़र नहीं आता। सुषमा जी, आपका दूसरा दौरा है पाकिस्तान का? जी हाँ। तो कैसे आपके इम्प्रेशंस हैं? लोगों से बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए? जी नहीं, अभी तक नहीं हुए। ऐसा है, दौरा दूसरा ज़रूर है, पर इस दौरे की हैसियत भी फ़र्क है और माहौल भी। पिछली बार आई थी लगभग आज से 2.5 बरस पहले, तब एक अवाम की हैसियत से आई थी, हिंदुस्तानी अवाम की हैसियत से पाकिस्तान के अवाम को मिलने आई थी, खुल के बातचीत लोगों से होती थी। इस बार आई हूँ एक हिंदुस्तान की वजीर के नाते सार्क मुल्कों के वजीरान से मिलने, इसलिए वहीं तक बंध के रह गई हूँ। होटल, कॉन्फ्रेंस रूम, डिनर्स, आवाम से मिलना नहीं हुआ। जो बातचीत हुई उससे आपको क्या अंदाजा होता है कि किस किस्म की फीलिंग है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के जानिब? जो डिनर टेबल पे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, जो लोगों ने आपसे बात की। डिनर टेबल पे सियासी लोगों से ही बात हुई और सियासी बातचीत काफ़ी बंधी बंधी होती है, और ख़ास तौर पर अगर आप एक मकसद से आए हों, जैसे सार्क एक मल्टीलेटरल फोरम है जहाँ बाइलेटरल इश्यूज नहीं आते, तो वहाँ सीमाएं और ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, तो उतनी फिर बातचीत हुई। सर, परवेज मुशर्रफ ने कल पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन परवाज़ों पर पाबंदी हटाने की बात की और वीज़ा पाबंदियाँ नरम करने की भी बात की। आपकी हुकूमत का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? ये देखिए, मैं हुकूमत के नाते या एक वजीर के नाते तो उस पर रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकती थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमारी हुकूमत इतनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड कर भी कैसे सकती थी? पहली बात तो सदर साहब ने मुद्दे उठाए, हालांकि सार्क में बाइलेटरल इश्यूज उठते नहीं हैं, लेकिन एक फ़र्क है तलत, और वो फ़र्क बहुत बुनियादी है। जनाब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सदर हैं, खुद मुख्तियार हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं, कहीं भी उसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जमहूरियत है, वहाँ वजीर आज़म को भी अख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी मंच से ऐलान कर दे इन चीज़ों का। इसीलिए अगर किसी बात पर रिस्पॉन्ड भी करना होगा तो उसका बहुत प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, तो सब चीज़ें उस प्रोसेस से गुजरती हैं। जहाँ फैसले पाबंदियाँ लगाने के हुए, वो उन्हीं फैसलों को अगर आपको रिवर्स करना होता है तो फिर वापस आपको उन्हीं फोरम्स के पास जाना होता है। पीटीआई ने एक किसी ऑफिशियल को, आपके फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल को कोट करते हुए कहा था कि हम इस वक्त इसके ऊपर जवाब नहीं दे सकते, ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हम समझे कि दुरुस्त नहीं है वो रिएक्शन? नहीं, उन्होंने, जैसे मैंने कल कहा कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है रिस्पॉन्ड करने की, तो इसीलिए किसी फॉरेन ऑफिशियल के पास क्या हो सकता है किसी भी तरह का हक नेगेटिव या पॉजिटिव कहने का? जैसे कल मैंने कहा ये कि आई एम नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, आई हैव नो अथॉरिटी टू रिस्पॉन्ड, तो एक ऑफिशियल की हैसियत तो उससे भी कम है ना। But the foreign external affairs ministry does have the authority to respond. So we were just wondering कि अखबारात ने खबर छापी, दुरुस्त छापी कि नहीं, क्योंकि अखबारात तो मसाइल का हिस्सा भी बन जाते हैं कभी-कभी। नहीं, कौन सी खबर की आप बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बात कह नहीं सकती। चलें, इस बात से कता नज़र के इस वक्त इसका रिस्पांस फौरी दिया जा सकता है या नहीं, जाहिर है पार्लियामेंट के पास जाना है, कैबिनेट ने डिसीजन लेना है और उसके बाद इसका रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन जो रूह है, जो सिंसियरिटी है या जो मकसद है इन, और इसके अलावा बहुत सारे और इकदाम भी उसकी बात की जा सकती है, उससे तो कोई आर्गूमेंट नहीं है कि इस तरह के मामलात आगे बढ़ने चाहिए। बहुत हो गई कशीदगी की बातें। नहीं, मैंने कहा ना कि यहाँ जो मेरा आना हुआ है इस वक्त, वो बहुत मुख्तसर चीज़ के लिए हुआ है, उसका मकसद बिल्कुल दूसरा है। वो बाइलेटरल निगोशिएशंस या बाइलेटरल टॉक्स या बाइलेटरल इश्यूज़ के कोई चीज़ पकड़ने के लिए नहीं हुआ। जिस समय मेरे आने का फैसला हिंदुस्तानी हुकूमत ने किया कि मुझे यहाँ आना है, तो केवल सामने सार्क था कि सार्क की मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, उसका वेन्यू हम कतई दरगुजर करते हैं, वो इस्लामाबाद में हो, कोलंबो में हो, ढाका में हो या कहीं और हो, मालदीव्स में हो। सार्क की इम्पोर्टेंस को हम अंडरमाइन नहीं करना चाहते किसी भी तरह से। एक फोरम है, पूरे रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनी है, तो महज इसलिए कि हिंदुस्तान ये तय कर ले कि इस्लामाबाद में हो रही इसलिए हम नहीं जाएंगे, बहुत गलत फैसला होता। लेकिन उसके साथ ये भी आप तय कर लीजिए कि फैसला केवल सार्क की मीटिंग हो रही थी इसलिए हुआ, ये महज इत्तेफाक है कि वो मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, और ये उससे बड़ा इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात में हूँ, और ये कॉन्फ्रेंस
इत्तलात और नशरियात के वजीरों की हो रही है। तो ये सुषमा स्वराज का पाकिस्तान आना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात का सार्क की मीटिंग में आना है। इसलिए बायलैटरल इश्यूज की कहीं ना आने से पहले चर्चा हुई, वरना यहाँ हो सकती है। सुषमा जी, लेकिन इसके बावजूद बात आपकी दुरुस्त है, अगर आप एक कानूनी और प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू लें तो यही बात सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद बाहमी नाचाकियों के बायस से सार्क की कॉन्फ्रेंस मुलतवी तो हो चुकी है। माजी में हिंदुस्तान ने कहा कि जी बाहमी हालात ठीक नहीं है, सार्क की कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो इम्पैक्ट तो हुआ नहीं। देखिए ना, काठमांडू में वो चीजें सब बदल गई, और काठमांडू में खुद वजीर आजम हिंदुस्तान गए फैसला लेने के लिए। तो वहां से अगर एक शुरुआत हुई है तो फिर वापस साबका चीजों की बात क्यों करनी। ये हुआ कि नहीं, अब सार्क के फोरम्स को चलने दिया जाए, वो कहाँ होती हैं कहाँ नहीं होती, इन चीजों को बिल्कुल आप सामने ही न रखें, इनको दरगुजर करें, और जहां भी होती है सार्क के फोरम में भाग लें। और मुझे लगता है कि सारे मुल्क, शायद ये भी पहली बार हुआ है कि यहाँ सारे के सारे मिनिस्टर्स आए हैं। जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा सार्क के मामले में, कम से कम। जी बिल्कुल नहीं। लोग हमसे पूछते हैं कि सुषमा जी से पूछें कि सरहदों से फौजें का वापस बुलाएं। कि फिर आप वापिस उसी बात पे आ गए। देखिए, अभी हम सार्क की मीटिंग पे तो नहीं बैठे, अब तो हम एक टेलीविजन प्रोग्राम पे बैठे हैं और लोगों के जज्बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखो तलत, मैं फिर बताऊं कि मैं जिस मकसद से यहाँ आई हूँ उसका ये मौजू नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे हिंदुस्तान की वजीर इत्तलात के नाते पूछ रहे हो तो मैं सिर्फ इतना भर जरूर कहना चाहूंगी कि आखिरकार सरहदों पे फौजें लगाने का फैसला ऐसे ही तो नहीं हो गया। फौजें सरहद पर भेजना कोई मामूली फैसला नहीं है। कोई हालात रहे होंगे जिनके कारण हुआ। कैसे? क्या उन हालात में बदल हुआ? कैसे हो, किस वजह से ये फैसला? वजह बहुत साफ है, वजह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। 13 दिसंबर के बाद जो कुछ घटा और एक के बाद एक चीजें घटी, उसमें नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा कंसर्न किसी देश का होगा, और उसके चलते अगर वहां ट्रूप्स लगी हैं तो अगर फैसला पलटेगा तो तभी पलटेगा जब हालात पलटेंगे, और हालात में कोई पलटाव नजर आएगा, कहीं कुछ ग्राउंड में कोई सिचुएशन बदलती नजर आएगी। हाँ, अगर वो बदलती नजर आती है तो कौन रखना चाहता है फौजें? कोई नहीं रखना चाहेगा। किस सिचुएशन की बात कर रही है? मैं चाहूँ, हमें मालूम है, हम चाहते हैं कि हम बयान करें, लोग सुन रहे हैं और चाहेंगे कि आप खुल के बयान करें, क्या बात कर रही हैं, किस सिचुएशन की बात? देखिए, खैर खुल के बयान करने की तो अपनी एक सीमाएं हैं। मैं एक मुल्क की वजीर हूँ, दूसरे मुल्क के टेलीविजन चैनल पर बोल रही हूँ, और एक अलग सीमा में बंधी हूँ क्योंकि बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं आई हूँ, तो उन सीमाओं से बाहर तो नहीं जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे मैंने तुमसे ये कहा, कुछ चीजें हैं जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कही। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक लिस्ट दी है, जिसे कहा है कि उस लिस्ट के लोग आप हमें दें। हम लोगों ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आए, इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठ हो रही है हिंदुस्तान में वो कम हो। आखिरकार अगर तलखियां आई हैं तो वो तलखियां कुछ चीजों के चलते आई हैं ना, और अगर उन तलखियों को घटाना है, वापस डायलॉग का प्रोसेस, वापस सरहद से फौजें हटाने का फैसला अगर होना है, तो ग्राउंड सिचुएशन में कोई बदल दिखेगी तो होगा ना। आखिरकार ये विम्स पर लिए फैसले नहीं है ना, नहीं होने चाहिए। हाँ। दो बातें आपने की, एक तो एक एक करके हम वो बात लेते। एक तो आपने कहा 20 अफराद की जो लिस्ट थी, दूसरा आपने कहा घुसपैठियों और इन्फिल्ट्रेशन। लिस्ट के ऊपर बात करते हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक, कह दीजिएगा अगर हमारी इत्तलात गलत हैं, उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मौजूदा हालात से बराह रास्त नहीं है। वो मामलात हैं जो शायद पिछले 15-20 साल से चलते आ रहे हैं। दूसरे लोगों का जहां तक मामला है, चंद एक आपकी कस्टडी में रहे, लेकिन आपने खुद ही उनके खिलाफ मुकदमात दायर नहीं किए। तो लोग पूछते हैं कि इस वक्त वो मामला क्यों उठाया गया? ये देखो, पहली बात तो मैं इन मामलों की तफसील में नहीं जाना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरी इस समय ये हैसियत नहीं है कि मैं इन पर तफसील से बात करूं। तुमने बहुत कहा कि आप आई हैं, तो मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं वजीर इत्तलात के नाते से कुछ चीज़ बता दूं। तो मैंने जिसे कहते हैं टोकन या एक सूत्र पकड़ना जिसको कहते हैं, उस लिहाज से एक धागा पकड़ने के लिए मैंने कह दिया, इन चीज़ों पर बातें टेलीविजन चैनल्स पर नहीं होती। अगर इन पर तफसीलात पर बात करनी है तो फिर वो तफसील में बात जो सही फोरम्स है उन पर होगी, यहाँ पर वो बातचीत नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं जितना भर बताने के लिए कि हम कोई जिद या अड़ नहीं है, वाकई कुछ चीज़ें हैं जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कही गई, और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ज़बानी तौर पर ये कहा है कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मानी चीज़ों पर अमल दरामद भी तो होनी चाहिए ना।
कम से कम पूरा नहीं तो थोड़ा तो अमली जामा पहना के जज दिखाओ। कौन होगा कि अमल दरामद हो रहा है? जज कौन होगा? अमल दरामद तो नेचुरली जिस मुल्क ने ये कहा है कि ये करिए, वो मुल्क ही कहेगा कि हाँ वाकई आप कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान तो कह रहा है। किसी तीसरे को तो हम नहीं, उन्होंने किया क्या है? नहीं तो जज कौन हो रहा है? देखिए, मैं आपसे कहती हूँ सुषमा कि जी, आप ये हैं, करें। देखिए, मादर करता, आप हैं लॉयर, मैरिड टू अ लॉयर एंड अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर एट दैट। किसी भी केस की बुनियाद महज बात कहे पे नहीं होती, एविडेंस होता है। एक पार्टी इल्जाम लगाती है, दूसरी उसको रिफ्यूट करती है, और बीच में बैठता है तीसरा जज। इसके अलावा किसी मुकदमे का हल किसी और तरीके से नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ से एक बात कही गई, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। हिंदुस्तान कहता है जी कि आपने सही नहीं किया, पाकिस्तान कहता है हमने सही किया। फैसला कौन करेगा? नहीं तलत, फिर तुम बुनियादी तौर पर चीजों को गलत ढंग से देख रहे हो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बैठकर तय किया हमारे बीच में जज कोई नहीं होगा, थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी बैठेगी नहीं। हम अपने मसलात को बायलैटरली हल करेंगे आपस में बात करके। ये दोनों ने बैठकर तय किया, और जब दो बैठकर ये तय कर लेते हैं कि कोई तीसरा जज नहीं होगा, तो दोनों ही एक दूसरे के चीजों का जज होंगे। अगर हम ये कहते हैं कि ये चीजें करें तो बातचीत शुरू होगी, तो अगर हमको ये लगता है कि हाँ आपने उसके मुताबिक किया तो बातचीत शुरू होगी। अगर आप हमें किसी चीज पर कहते हैं कि आप ये करेंगे तब हम इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये आप ही देखेंगे कि हमने ये किया या नहीं किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसलात में कोई तीसरा जज नहीं होगा, लेकिन इसके ये भी बावजूद हम ही लोगों का तय किया हुआ है। दुरुस्त फरमाया आपने सुषमा जी, लेकिन इसके बावजूद हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान ने कम से कम दहशतगर्दी के मामले को दुनिया के हर फोरम पे लेके गए। वाशिंगटन लेके गए, यूरोपियन यूनियन लेके गए, प्रेसिडेंट बुश से बात की, उससे पहले क्लिंटन से बात की। दुनिया का कोई फोरम नहीं छोड़ा, कोई फोरम, हर फोरम खंगाला। कॉलिन पावेल बीच में इन्वॉल्व है। तो ये कहना कि दोनों के माबैन कोई तीसरी पार्टी नहीं है, जरा हकायक की नफी करता है। बहुत अच्छा हुआ तुमने ये सवाल उठाया, ताकि इस अंतर को, इस फर्क को मैं बता सकूं। टेररिज्म का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा बहुत अलग चीजें हैं। बायलैटरली हम जो तय करेंगे वो आपसी मसला तय करेंगे। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा हम इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, बल्कि और उसका तो असर दिखाई दे रहा है, बल्कि उसमें तो कोलिशन में पाकिस्तान भी शामिल हुआ है। जो जिसमें कॉलिन पावेल आए, या यूरोपियन यूनियन आई, या रशिया आया, या चाइना आया, या फ्रांस आया, या ब्रिटेन आया, या अमेरिका आया, वो इंटरनेशनल टेररिज्म का मुद्दा है, जिसे तुमने उर्दू में सही मायने में दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल मामला बन चुका है, उसको लड़ने के लिए, खत्म करने के लिए ग्लोबल कोलिशन बना है। वो बायलैटरल मसला नहीं है अकेले। यानी आप डिसाइड करेंगे कि किस मसले को आपने बैनुल-अक़वामी फोरम पे लेके जाना है और किस मसले को बाहमी तरीके से तय करना। मैं नहीं डिसाइड करूंगी, दोनों मुल्कों के सियासतदानों ने, जो उस समय के वजीर आजम थे आपके और हमारे, उन्होंने बैठकर तय किया। मैं तो केवल उसको रीट्रेट कर, नहीं शिमला क्या, लाहौर भी। शिमला में उस समय की दोनों हुकूमतों के वजीर आजम बैठे, लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है, हुकूमतें बदलती हैं, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी, लेकिन सरकारें निरंतरता का नाम होती हैं, सरकारें मुसलसल चलती हैं। सरकारें, एक सरकार ने अगर कोई चीज तय कर ली तो आने वाली सरकार का ये फर्ज बनता है कि उससे आगे वो शुरू करता है। ये मुसलसल चीज है। और लाहौर दोनों में यूएन के रोल का जिक्र मौजूद है। नहीं तो है, लेकिन ये कभी, लेकिन यूएन के रोल का क्या जिक्र मौजूद है? मुझे लगता है कि हम बिल्कुल फोरम को अलग ले जा रहे हैं जिन चीजों से। नहीं, ये बड़े अहम इश्यूज हैं। लेकिन मैं इसीलिए, मुझे अहम लगा तो मैं जवाब दे रही हूँ कि दहशतगर्दी और हमारे बायलैटरल इश्यूज अलग हैं। दहशतगर्दी इंटरनेशनल, बल्कि हम उसमें तो हम क्रेडिट लेते हैं कि इंटरनेशनल एजेंडा पर लाने का क्रेडिट है इंडिया को कि हम लोग लाए और आज उसके लिए ग्लोबल कोलिशन बना। मैं तो उस बात का जवाब दे रही हूँ जो आपने कहा कि क्या आप तय करेंगी। मैं बिल्कुल तय नहीं करूंगी, मैं रिट्रेट कर रही हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जो हमारी पुरानी हुकूमतों ने किया, और हमारी हुकूमत उसी को आगे ले जा रही है। तो बायलैटरल रिलेशंस कैसे तय होंगे, उसके दो कॉर्नरस्टोन्स बन चुके हैं, एक शिमला एग्रीमेंट, एक लाहौर डिक्लेरेशन, और उसमें हम दोनों ने बैठ के तय किया, दोनों मुल्कों ने बैठ के तय किया। मैं नहीं कर रही हूँ उसी में रह के तय करना। लेकिन सुषमा जी, एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी तो आप देखें ना। अब दोनों के माबैन जो इस वक्त बात हो रही है, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक पार्टी कहती है कि जी हमने तो कर दिया, दूसरी पार्टी कहती है जी आपने नहीं किया। स्टेलमेट हो गया। स्टेलमेट के साथ 1 मिलियन फौज लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, सारे रीजन के अंदर तलातुम खेजी है। लोग कह रहे हैं जी फ्लैश पॉइंट बन गया, किसी वक्त न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाती है। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। अब अगर हम इसी बात पे अड़े रहें कि नहीं जी इसके अंदर तीसरी पार्टी आने हमने देनी ही नहीं है, तो मामला तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। नहीं, पहली बात तो तीसरी पार्टी आने देनी नहीं है। ये दोनों ने जो तय किया उसके लिए बहुत अच्छा, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है कि कोई तीसरा आए। अगर तीसरा आता है तो वो चौधरी बनता है। कभी भी मसला हल होगा तो आपस में ही बैठकर हल होगा।
और इसलिए आप भी अपनी हुकूमत से कह दीजिए ये गलती बिल्कुल ना करें। जब तीसरा आता है तो वो दोनों में से किसी का नहीं होता, वो अपनी चौधर चलाता है, इसलिए दोनों के हक में नहीं है। बेशक थोड़ा लंबा हो जाए मसला, मगर हम दोनों ही आपस में बैठकर तय करें। और जहां तक आपका ये कहना कि एक कहते हमने कर दिया, दूसरा कहता नहीं कर दिया, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो दिखेगी नहीं, ये तो जमीनी हकीकत है, तलत सामने नजर आएगी। कौन देखेगा? कौन देखेगा कि सामने नजर आएगी, हालात बताएंगे। ये चीज ऐसी नहीं है जो वेग है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो किसी को पता नहीं चलेगी, एक कहेगा मैंने कर दिया। कोई एहसासात का सवाल नहीं है ये। कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट हो गए? गिव अस सम स्टैटिस्टिक्स हियर। स्टैटिस्टिक्स को एक बार आप मेरे कह रही है ना कंक्रीट चीज है। मैं वही बताने को, मेरे तुम्हारे देने की चीजें नहीं है, सारे आंकड़े हुकूमतों के पास मौजूद हैं। ये इस टेलीविजन चैनल पर आंकड़े देने की बात नहीं है कौन कितने नहीं, बाकी तो आपने बात की, और अब जब स्टैटिस्टिक्स की बात है तो आप कह रहे हैं कि वो हम नहीं साल नहीं, यहाँ इस समय नहीं दूंगी। इस समय मुझे क्या मालूम थे तुम मुझसे क्या बात करने वाले हो, मैं आंकड़े साथ थोड़ी लाई हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि साल दर साल के आंकड़े मौजूद हैं, और जो दोनों हुकूमतों ने आपस में तबादले किए हैं जिनके। ये नहीं, जो कश्मीर में हो रहा है, अगर हम बात को जरा थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, वो सब पाकिस्तान का किया धरा है। इज दैट द वे टू फ्रेज इट? देखो, फिर मैं तुमसे ये कहूंगी कि हम बात को किसी दूसरे मौजू पे ले जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा मैं उन बातों पर यहाँ बात नहीं करना चाहती जहाँ मुझे थोड़े से तल्ख जवाब देने पड़े। ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल इतना सीधा है कि अगर मैं इसका जवाब दूं तो काफी तल्खी से देना पड़ेगा। दे दे? नहीं, मैं इसलिए नहीं देना चाहूंगी कि मुझे मेरी हैसियत मालूम है, मैं यहाँ मेहमान की हैसियत से आई हूँ, और मेहमान की हैसियत से यहाँ की सरजमी पर बैठकर अगर मैं तल्ख अंदाज में जवाब दूं, अदब इसकी इजाजत नहीं देता, और बेअदबी करना मेरे मुल्क की तहजीब ने सिखाया नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम बदल दें विषय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मामला तो उसके मौजू बदलने से मामला तो नहीं बदलेगा ना। नहीं तो मामले सुलझेंगे ना, मामले सुलझेंगे, हुकूमतें आपस में बैठेंगी। मेरे और तुम्हारे बैठने में तुम समझो इस 30 मिनट में मामला हल करके चले जाएंगे, नहीं होगा। देखिए जी, मामला अगर सिर्फ हुकूमतों तक महदूद हो तो यकीनन हुकूमतों को तय करना चाहिए, लेकिन यहाँ आप बात कर रही हैं पूरे रीजन की, जिसके अंदर 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी लिव्स इन दिस रीजन, और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन होता है तमाम लोगों की जिंदगियों को असर करता है। उसमें से कुछ मिलियंस इस वक्त हमें देख रहे हैं, और अगर हम सिर्फ ये कहें कि हुकूमतें तय कर लेंगी तो वो हमसे पूछते हैं 54 साल में तो तय नहीं हुआ, मुआहदे भी किए, बाहमी तौर पे बैठ के बातचीत भी की, फॉरेन सेक्रेटरी के राउंड्स हो गए, फॉरेन मिनिस्टर्स के राउंड्स हो गए, ज़िया साहब ने यहाँ से डिप्लोमेसी की, कमेटीज बन गई, कुछ बात आगे नहीं बनी। अभी भी 1 मिलियन फौज बॉर्डर पे लगी हुई है, हुकूमतें तो तय नहीं कर पाती। पहली बात तो जो तुमने पहला फिक्रा कहा कि अगर हम दोनों के ताल्लुकात नहीं अच्छे होंगे तो फिर पूरी ये मल्टीलेटरल फोरम सार्क की, ये बात अपने आप में सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि सार्क के चार्टर ने बायलैटरल इश्यूज को क्यों खत्म किया बात करने से। इसीलिए खत्म किया कि बायलैटरल इश्यूज अगर बीच में आएंगे तो कड़वाहटें बढ़ेंगी और रीजनल कोऑपरेशन नहीं होगा। आखिरकार वो लोग जो बैठे थे वो बेअक्ले लोग नहीं थे ना, बहुत अक्लमंद लोग बैठे थे, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि रीजनल कोऑपरेशन के फोरम से बायलैटरल कंटेंशियस इश्यूज, फसादात के मसलात अलग रखिए। अगर उन दोनों को लेकर के आप चलेंगे तो कभी भी रीजन में दूसरी चीजों पर बात नहीं हो सकेगी। ये बात जब आप कहते हैं तो सार्क का चार्टर ही इससे रिडंडेंट होता है, और मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ सार्क का चार्टर रिडंडेंट करने के लिए आए हैं। हम ये मानकर आए हैं कि बायलैटरल कंटेंशियस इश्यूज किसी भी रीजन में रहते हैं, और वो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, कभी नेपाल से उठता है, कभी बांग्लादेश से उठता है, कभी उनका आपस में उठता है, लेकिन कोई भी ऐसा फसादाती मसला यहाँ नहीं कहा जाएगा, और जो बाकी मसलात हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। तो अगर हम इस बात को बुनियादी मान करके चलें, जो फिक्रा तुमने शुरू में कहा, तो फिर तो ये मान के चलो कि सार्क रिडंडेंट है जब तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मेरे ज़हन में तो सिर्फ हकायक थे जिनको बुनियाद बनाकर मैंने ये फिक्रा कहा, और हकीकत ये थी कि 2 मरतबा समिट पोस्टपोन हो चुका, और जितने भी हम मिनिस्टर्स हैं दूसरे ममालिक के, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर से हमने बात की, पहले उन्होंने कहा जी कि आपस के मामले तय करें, पब्लिकली तो हम नहीं कहते, प्राइवेटली आपस के मामले तय करें तो सार्क आगे बढ़ेगा। इस वजह से हमने फिक्रा का बात को आगे लेके जाते हैं। आप हमें बताएंगे कश्मीर का क्या हल है? फिर वही, तुम तो बात को वापस कहाँ ले गए, तुम तो पीछे ले गए। नहीं, हल का बताएं। नहीं, देखिए मैं फिर कहूंगी, अभी तक बात का जवाब देती रही, अब मैं तुमसे प्लीड करना चाहूंगी कि ये विषय बदल दो, मौजू बदल दो, क्योंकि इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज आप इस पर बात नहीं करेंगे? मैं आई नहीं हूँ इस पर बात किस पे बात? भी मैंने बहुत सार्क पे बात करो, और चीजों पे बात करो, जातिगत बात करो। अरे इतने बड़े एंकर को मुझे बताने की जरूरत है कि मौजू क्या होंगे? हमारे सामने तो जो मौजूआत रखे हैं, जो हमने फीडबैक के जरिए लोगों से लिए हैं, उस फीडबैक के मुताबिक तो वो चाहते हैं आपसे वो तमाम सवाल पूछें
जो वो उनके जहनों में उठते हैं, जिनके जवाब नहीं मिलते। हमने सोचा आप मौजूद हैं यहाँ पे, आज इससे फ़ायदा उठाया जाए, सवाल पूछ, आप उस पर बात नहीं करते। आप ये बताएं हमें कि सार्क का जो मामला है, इसको आप आगे लेके किस तरह चलेंगे? जैसे अब आज ही मीटिंग हुई, बहुत ही खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, बहुत ही खुशगवार माहौल में। अच्छा, जो उससे भी बड़ी चीज है, सारे फैसले मुत्तफिक राय से हुए, कहीं कोई ना इत्तेफाकी का आलम था ही नहीं, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बायलेटरल कंटेंशियस इश्यूज की छाया भी नहीं थी, दूर दूर तक परछाई नहीं थी। तो जिन चीजों पर हमने बात की, जिन मसलात के कल फैसले होंगे, वो सारे के सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के इन रिश्तों के होते हुए इम्प्लीमेंट तो आगे तो बढ़े, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। नहीं तो वरना गुफ्तगू करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी परवाजें इंडिया जाती नहीं, इंडिया का टेलीविजन जहाँ पे आता नहीं है, वीजास पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो मामला जो एस्टैब्लिश तय हुए हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहे, और अब आप रीजनल विजन की बात कर रही हैं। फिर तुम बायलेटरल कंटेंशियस इश्यूज पे आ गए। But these are realities, सुषमा जी। नहीं, ये रियलिटीज हैं, लेकिन मैंने But you don't want to talk about नहीं them. नहीं, इन रियलिटीज के रहते हुए सार्क बना है। मैं ये कह रही हूँ, जिन लोगों ने सार्क बनाया था वो इन रियलिटीज से वाबस्ता थे, उन्हें ये मालूम था ये रियलिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसलिए सार्क बनाया कि एक खुशगवार माहौल में अगर दूसरी चीजों पर भी बात होती है तो बल्कि उसी से माहौल बनता भी है। और तो भी उन्होंने ये कहा कि इन चीजों को एक तरफ रखते हुए भी बातें होंगी। आखिरकार ये इश्यूज आज के नहीं है ना, अभी तुमने खुद कहा 54 साल पहले, और सार्क कब बना है? तो आखिरकार ये सारे इश्यूज मौजूद थे जब सार्क बना, और उसके चार्टर में लिखा गया बायलेटरल कंटेंशियस इश्यूज पर बात नहीं होगी, उसके बाद भी सार्क चलता रहा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सार्क जो है वो अपने पोटेंशियल को सही तरीके से रियलाइज इसी वजह से नहीं कर सका कि इसके चार्टर के अंदर एक फ्लॉ है। उस बात को हम उससे कतई नजर इस पे बात करते हैं। इंफॉर्मेशन की बात आप ले लें, एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क तो जा नहीं सकते, क्या एक्सचेंजेस की बात करेंगे? कहां से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, कहां से एक रीजनल इंफॉर्मेशन ऑर्डर आएगा? इस वजह से हम कहते हैं कि बात आनी ही बायलैटरल पे है, चाहे आप इस पे आज बात करें या ना करें। नहीं, बात बायलेटरल पे नहीं आनी है, और अगर बायलेटरल पे आनी होगी तो सार्क का चार्टर बदलना होगा, और फिर वो समिट वाले तय कर, जिस दिन वो एक्सपेंड कर देंगे, चार्टर बदल देंगे, उस दिन बात होगी। लेकिन मैं बताऊं, इन तमाम चीजों के रहते हुए जैसे आज की गुफ्तगू में ये बातें उठी, फ्री मूवमेंट ऑफ जर्नलिस्ट पर, और इन प्रिंसिपल अग्री किया सब लोगों ने कि हाँ फ्री मूवमेंट होना चाहिए। आपस में सारे मुल्कों के लोग रिसोर्सेज पूल करके ट्रेनिंग दें लोगों को, क्योंकि अगर हम समझते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर का इतना पोटेंशियल है तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए। तो आज ही ये बात हो रही थी कि सब लोग अपने अपने वेबसाइट के ऊपर, यहाँ की सार्क वेबसाइट पर सब लोग अपने अपने रिसोर्सेज बताएं क्या है, ताकि वहाँ सार्क मुल्कों के लोग जा सके। तो ऐसा नहीं है कि इन तमाम चीजों की बात नहीं हुई, इंफॉर्मेशन सेक्टर में कोऑपरेशन की सारी बातें हुई, सब गुफ्तगू हुई, और कल फैसले भी होंगे। कल आप ही के वजीर इत्तलात जो आज सदर थे इसके सार्क के, वो आपको वो फैसले सुनाएंगे, और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे फैसले उसमें आप पाएंगे। सुनने से बात सुषमा जी, सुनने में फर्क है और होने में फर्क है। सार्क का हमने देखा है कि उसका पूरा पोटेंशियल पैरालाइज होकर रह गया है, क्योंकि दो बड़े ममालिक, इनके माबीन ताल्लुकात ठीक नहीं है, जिसपे आप आज बात नहीं करते, इलाकाई मामलात पे बात कर लेते हैं। नहीं, पर मैं इसके लिए पहले बता दूं कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं जो बात आप कह रहे हैं, और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी इम्प्लीमेंटेशन पर मत लगाइए कि सुनने का और इसकी बात है। ये ठीक है कि पिछले कुछ बरस जिस तरह के बीते उससे में सार्क का पोटेंशियल कम दिखाई दिया, लेकिन जिस तरह से काठमांडू में नई शुरुआत हुई है आप देखिए, और मुझे लगता है कि जिन चीजों पर हम लोग फैसले ले रहे हैं बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, और उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आपको ग्राउंड पे नजर आएगा। एक इलाकाई अमन की बात करते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ रीजनल अप्रोच, लेट्स टेक अ रीजनल अप्रोच। दुनिया भर में जनूब एशिया की इलाकाई सलामती के बारे में बड़े खदशात का इजहार किया जाता है। हिंदुस्तान का इलाकाई अमल के हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है? रीजनल पीस, वेयर डज योर गवर्नमेंट स्टैंड ऑन रीजनल पीस? हम लोग कोई आज का थोड़ी इंडिया का कमिटमेंट टू पीस तो बिल्कुल अनएम्बिगुअस टर्म्स में है, बल्कि इंडिया जाना ही जाता है एक पीसफुल नेशन के तौर पे। पूरे दुनिया को हम लोगों ने पंचशील का सिद्धांत दिया। अगर कोई हिंदुस्तान के पीस पर भी सवालिया निशान लगा के बात करे तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन जनूब एशिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब भी आपने दिया, और उसके बाद कहा क्या कि पीसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब। पीसफुल नहीं, उसके बाद भी नो फर्स्ट यूज की बात की। 98 में देखिए, जहां तक न्यूक्लियर उसका सवाल है, उस समय भी अटल जी ने बहुत साफ कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी की जरूरतों को लेकर के न्यूक्लियर बना जरूर है, लेकिन नो फर्स्ट यूज की बात किसने की?
न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाया। नहीं, एक चीज बताओ, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, उसके बाद उसके बाद लाहौर, नहीं ये बताओ, मई में न्यूक्लियर बॉम्ब बना, फरवरी में लाहौर की यात्रा किसने की? इसीलिए की ना, ये पहल बताने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाना है और पीस यात्रा भी करनी, ये बताने के लिए कि न्यूक्लियर के बावजूद पीस की कमिटमेंट में राई रत्ती भर कमी नहीं आई है, खुद चलकर आए, ये बताने के लिए। बल्कि दुनिया को लग रहा था कि ये क्या, दोनों मुल्क न्यूक्लियर वाले हो गए, उनको तो इतनी डर लगने लगी थी। लेकिन बड़ा मुल्क होने के नाते पहल की, इनिशिएटिव, ऐसा इनिशिएटिव मुझे दुनिया भर में बता दो, और भी इतने न्यूक्लियर क्लब मेंबर्स हैं कि क्या कभी किसी ने किया, लेकिन कमिटमेंट टू पीस में कमी नहीं आई है। इसको जाहिरा तौर पर दिखाने के लिए वजीर आजम हिंदुस्तान यहाँ चलकर आए। कमिटमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्शंस एंड द एक्शन टू न्यूक्लियराइज द रीजन वाज टेकन बाय इंडिया। नो, बट थ्रू एक्शन he showed his commitment to peace also. This is what I am saying, कि न्यूक्लियर बॉम्ब पोजेशन में होने के बावजूद खुद चलकर आना और यहाँ आकर के पूरी बात पीस की करना, और ऐसी बातें हों। लाहौर डिक्लेरेशन वाज रियली अ स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन क्या मिला? अगर बैक होम जाके आपको कारगिल मिले तो आप क्या करें? कारगिल, फिर कारगिल का जुड़ा होना है कश्मीर के साथ, यही तो हम कहते हैं कि कश्मीर पे बात करें और मामले को हल करें। इलाके पे ये फोरम नहीं है ना मेरे और तुम्हारे बीच में, इलाकाई मसाइल पे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि यकीनन हिंदुस्तान अमन का दाई है और एक्शंस की आपने बात की, आपके हवाले से दुरुस्त होंगे, लेकिन डिफेंस बजट भी बढ़ाता है, हथियार भी खरीदता है। अभी हालिया डिफेंस बजट में इजाफा हुआ, रूस के साथ हथियारों के मुआहदे हुए, अमेरिका के साथ हथियारों की बातें हुई, मिसाइल भी दागे। आप ये फरमाइएगा, हिंदुस्तान को किससे खतरा है? खतरे का सवाल नहीं होता है, एक नेशनल सिक्योरिटी का एक पर्सपेक्टिव होता है, और उस पर्सपेक्टिव के चलते लोग अपनी सुरक्षा की जरूरतें पूरी करते हैं। कोई भी आदमी, हम लोग वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, लेकिन फौजें क्यों रखते हैं? फौजें क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं कि वो एक पूरे निजाम का एक हिस्सा है, और इसलिए उस हिस्से को कोई दरगुजर नहीं करता। कुछ चीजें, अब वो हिंदी की फिक्रे हैं, शायद समझ नहीं आएंगे क्योंकि ज्यादा हिंदी है उसमें, लेकिन हमारे यहाँ एक दिनकर की कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। जिसका अर्थ ये है कि आपको माफी का हक भी तभी मिलता है अगर आप ताकतवर हैं, और अगर आप ताकतवर ही नहीं हैं तो आप माफी की बात भी नहीं कर सकते, शांति की बात भी नहीं कर सकते। अगर आप बिना ताकत जुटाए अगर आप शांति की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ताकतवर बनना चाहता है। नहीं, ताकतवर तो हिंदुस्तान क्या, सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन ये कि ताकत के साथ अगर आप शांति की बात करते हैं तो उसमें आपका कमिटमेंट नजर आता है, और अगर आप बिना ताकत के शांति की बात करते हैं तो उसमें आपकी कमजोरी नजर आती है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम ताकतवर होने के बावजूद भी हमारी शांति की निष्ठा में कोई कमी नहीं आई है, किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। ताकत का इजहार कंक्रीट फॉर्म में मौजूद है, और शांति का इजहार उससे ज्यादा अल्फाज में नहीं, एक्शंस में तलत। इसीलिए बार बार कह रही हूँ, अकेले बॉम्ब नहीं देखो, न्यूक्लियर के बाद लाहौर यात्रा याद करो। एक तरफ एक्शन है ताकत का, दूसरी तरफ एक्शन है पीस का, और अल्फाज में नहीं है, एक्शंस में है। एक इनिशिएटिव है ऐसा जो किसी मुल्क ने नहीं लिया कि वजीर आजम चलकर आते हैं, नवाज शरीफ साहब को गले लगाते हैं यहाँ बैठकर, और वो जाते हैं मीनारे पाकिस्तान पर। आज तक कोई वजीर आजम हिंदुस्तान नहीं गया। मीनारे पाकिस्तान में जाना ही पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार करना, मंजूर करना है, और जिसको आकर के लिखते हैं जहाँ लाहौर डिक्लेरेशन होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वापस जाने के बाद हालात बदतर हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट मुशर्रफ आगरा गए और बावजूद बहुत सी रिस्ट्रेंट्स के गए, क्या हुआ आगरा में? क्या हुआ? अब तुम आगरा की पूरी उसकी अगर यहाँ बैठ करके एनालिसिस करना चाहोगे, बाज़ लोग कहते हैं कि आपने स्टेटमेंट दी, एनालिसिस किया होगा जी। मैंने दूर से बैठ के देखा आगरा और सब कुछ देखा। आई वाज अवे फ्रॉम द इवेंट, दैट्स व्हाई आई कुड एनालाइज इट मोर ऑब्जेक्टिवली। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आगरा पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट डिजास्टर, क्योंकि पाकिस्तान नियरली मेड इट। तवक्को भी यही थी कि पाकिस्तान कर लेगा इसको, एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट साइन होने वाला था। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कुर्सियां रख दी गई थी, कुछ बात नहीं बनी। क्या हुआ आगरा में? अब मैं क्यों जाऊं उस सारी चीज की? नहीं, आपने लाहौर की इतनी बात की ना, तो आगरा की भी तो बात करें। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, आगरा का इनिशिएटिव भी हमारा था। आगरा की बात मैं यूं करना चाहूंगी कि आगरा का इनिशिएटिव भी हमारा था। यूनिलेटरल सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का भी इनिशिएटिव हमारा था। मैं तो आके लाहौर रुक गई थी। एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? इसको खुद देखो ना, अंदर गिरेबान में झांक के पूछो, क्यों नहीं हुआ? आप बताएं ना।
अगर आप अड़ जाएंगे, आप मौजूद थे वहां अगर पे? आप अड़ जाएंगे और ये कहेंगे कि ये कोर डिस्प्यूट है, इसका तो जिक्र होगा, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं होगा और इसको भी एज कोर डिस्प्यूट होगा। तो जैसे अभी तुमने कहा कि जब बातचीत होती है तो बातचीत में दोनों चीजों का शमूलियत होती तो क्या है। ये दोनों हकीकत चीजों नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर आपके जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ये कहा था कि हम 15 मिनट के अंदर इसको टाइप करने के लिए दे देते हैं और शायद ये दस्तखत के लिए तैयार, तो ये हकीकत नहीं ये है? आपको बताई गई बात है ना, आप अपनी बात मुझे बताएं। बताई गई बात है कि ये नहीं है सही। तो क्या लेकिन हम सही है? कहाँ पहुंचेंगे इन दोनों चीजों से? कोई ना कोई तो हम जज- कहाँ पहुंचेंगे? मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम आगरा की बात करो, मैं तो लाहौर तक इसलिए रुक गई थी कि आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम पीस कमिटमेंट्स की बात कर रहे हो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ ना, कि कारगिल के बावजूद यूनिलेटरल सीज फायर, हालांकि आम भाषा में उसे सीज फायर कहते हैं, अदरवाइज मैं सही अगर शब्द कहूँ तो यूनिफॉर्म सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, बार बार उसका एक्सटेंशन, और उसके बाद आगरा का पीस इनिशिएटिव भी हिंदुस्तान का पीस इनिशिएटिव था, दावतनामा हमने भेजा था। कहते हैं कि हिंदुस्तान की कैबिनेट में हॉक्स ने उसको अंडरमाइन कर ये दिया। सब चीजें गलत कही गई है ना, तुम्हें सब कुछ गलत बताया गया है। हमारे यहाँ हॉक्स और मॉडरेट्स का कोई फिरका नहीं है, ये सब बनाई गई चीजें हैं कि कैबिनेट में कुछ हॉक्स हैं, कुछ मॉडरेट हैं, जिसको मर्जी हॉक बना दो, जिसको मर्जी मॉडरेट बना दो। लेकिन मैं हिंदुस्तान के वजीर के नाते बताती हूँ कि हम लोग बिल्कुल एक राय हैं। आगरा में भी हिंदुस्तान का पूरा डेलीगेशन एक राय था, हॉक्स और मॉडरेट्स में किसी तरह की बात नहीं, तो कोई तफरका नहीं था हमारे लोगों के यानी बीच। पाकिस्तान अड़ गया आगरा में कि कश्मीर कोर इशू है और टेररिज्म पे बात नहीं हुई। जी आई हैव दिस, सही यही है। ये आगरा डिक्लेरेशन का जो अनसाइंड पेपर हमारे पास है, इसमें दूसरे पेज पे लिखा गया है, नहीं, इसको The तुम two ना पढ़ो तो sides- अच्छा है, क्योंकि इन चीजों का जवाब मैं नहीं, देने वाली इसमें हूं। टेररिज्म की बात मौजूद नहीं, है जब कि तुमने उसमें? ये कह दिया कि अनसाइंड है, अब मुझे क्या मालूम ये कौन सा दस्तावेज तुम्हारे पास है? मैं टीवी पे बैठ के आपको झूठा दस्तावेज नहीं नहीं नहीं, सवाल दिखाऊंगा। झूठ और सच का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, सवाल झूठ और सच, मैं जानती ही नहीं तुम कौन सा दस्तावेज पढ़ रहे हो। जम्मू एंड नहीं, कश्मीर, तुम क्यों पीस पढ़ोगे एंड इसको? सिक्योरिटी, पर क्यों पढ़ोगे? टेररिज्म एंड ड्रग अच्छा, अगर ट्रैफिकिंग। मैं ये कहूँ तुम्हारा घड़ा हुआ है, ये वो दस्तावेज ही नहीं है, तो क्या जवाब दोगे? जब मैं कह रही हूँ तुम जो कागज पढ़ रहे हो, वो मुझे दुरुस्त नहीं। मालूम ही नहीं वो कौन सा दस्तावेज है, कौन सा दस्तावेज तुम्हारे हाथ में थमाया गया, तुम क्या पढ़ रहे हो। और डिप्लोमेसी का ये तकाजा है कि जो साइंड पेपर होता है, एक एक कॉमा फुल स्टॉप, और वैसे भी तुम्हें बताऊं, ड्राफ्ट से पहले 20 ड्राफ्ट बनते होंगे, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट कौन सा होता है जिस पर दस्तखत होते हैं, उससे पहले वाले सारे ड्राफ्ट रिडंडेंट होते हैं। मुझे क्या मालूम तुम कौन सा रिडंडेंट ड्राफ्ट पढ़ रहे हो। अगर वहां किसी भी चीज पर साइन नहीं हुए तो हकीकत यह है कि कोई ड्राफ्ट ऐसा नहीं था जिस पर दोनों देश एक राय थे। अब मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे? हम लोगों ने जो तवक्को की है उसमें ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाई दे, जमीन पर बदलाव नजर आए, उसके बाद ही कोई चीज आगे बढ़ सकती है। बदलाव को आप डिफाइन करें क्या? नहीं, मैं डिफाइन नहीं करूंगी, पाकिस्तानी हुकूमत जानती है कि मैं बदलाव के बारे में क्या कहना चाह रही हूँ, वो जानते हैं सब चीजें। पाकिस्तानी हुकूमत का मौकफ है कि आपने यकीनन लिस्ट तो फराहम की, एविडेंस फिर तुम वापस लिस्ट पे जा रहे हो, फिर एविडेंस पे जा रहे हो। मैं कह रही हूँ सारी बातें जो आप तक या मुझ तक आती हैं वही नहीं है। जो बातें तो हकीकत क्या है? ये है कि फॉरेन ऑफिस से इन टच है, उनको मालूम है सब कुछ कि हमारी तवक्कुआत क्या हैं, हमने हर चीज लिख कर दी हुई है। उन्हें यह भी मालूम है कि उन्होंने उस पर कुछ किया नहीं है। अगर कुछ होने लगेगा, जमीन पे नजर आने लगेगा बदलाव, जरूर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? अगर आपको अगर आप समझे बदलाव है तो क्या होगा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं कि आगे क्या होगा। ये सियासी मालूमात हैं, इसके फोरम्स हैं, बाकायदा जब जवाब होगा, वो जवाब जब दिखेगा उसके साथ साथ चीजें आगे बढ़ेंगी। आखिरकार 54 साल में कभी ठहराव, कभी चलाओ, कभी रुकावट, कभी आगे बढ़ना, सब चला है ना। ये सारे पड़ाव मैंने गिनाए, अगर बॉम्ब से लेकर आज तक के गिनो तो कितने पड़ाव। न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद आगरा की लाहौर की यात्रा है, लाहौर की यात्रा के बाद कारगिल है, कारगिल के बाद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, उसके बाद आगरा का दावतनामा है, और उसके बाद 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर के बाद की घटनाएं हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी है। लेकिन कहीं पर आकर चीज रुकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ती कब है? जब कहीं ना कहीं रुकावट थोड़ी सी हटती है। सुषमा जी, लोग ये पूछते हैं कि आपने बात दुरुस्त की, रुक गई है मामला शायद आगे बढ़ेगा भी, लेकिन उसका कुछ मैकेनिज्म तो होगा। वो मैकेनिज्म मालूम है, जादुई छड़ी तो है नहीं, कोई जादुई छड़ी आपका नहीं। तो हाई कमिश्नर भी नहीं है इस्लामाबाद के ना मैं जादुई छड़ी की बात कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल हार्ड रियलिटीज की बात कर रही हूँ। ना वेग बात कर रही हूँ, ना एम्बिग्यूटी में बात कर रही हूँ।
दोनों लोग जानते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत जानती है, किसी दिन मेरी जगह यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाओ और उनसे पूछो कि हिंदुस्तान की तवक्कुआत क्या हैं, उन्होंने आपसे क्या चाहा है, आप उसके बदले में क्यों नहीं करते। ये सवालात अगर करो, अगर वो जवाब देना चाहें तो जवाब दिए भी हैं सुषमा जी, लेकिन सब मालूम है, मेरे तुम्हारे बताने की बात नहीं है। सुषमा जी ये देखिए कानूनी बहस में फिर आप उस मामला बयान करके उस पे आती नहीं है। बात ये है कि जब दो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज हों उसमें एक ना एक को जज बनना पड़ता है। आप जज मानती नहीं, आप कहती हैं बाहमी मामलात पे हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल किसी को जज बनने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, वो हमारे तुम्हारे इसके मोहताज नहीं है कि वो टीवी इंटरव्यू पे देखेंगे सुषमा स्वराज क्या कह रही हैं, तलत क्या पूछ रहे हैं और उसके जवाब के बाद वो एकदम आगे बढ़ेंगे कार्रवाई। अच्छा, आप चलते चलते हमारे लोगों को ये बताइए, जो देख रहे हैं नाजरीन इस वक्त, उनको ये बताइए कि बीजेपी की सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ा तजिया किया, इसी प्रोग्राम में भी किया और ये देखा कि बीजेपी को इलेक्शन में काफी धुनाई हुई या तवक्कुआत के खिलाफ क्या नतीजा। मुझे धुनाई का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुस्तकबिल किस तरह नजर आता है? मुस्तकबिल बहुत साफ, बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा है। 4 स्टेट्स में हुकूमत, मैं दे वो तुम कह चुके हो ना, मैं दे रही हूँ उसका जवाब। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, इतने सूबे हैं और डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, चुनाव है। और जमहूरियत में जब चुनाव होते हैं तो जीत हार चुनाव का हिस्सा है, बहुत आम हिस्सा है। हमने वो टाइम भी देखा है जब हिंदुस्तानी संसद में हमारे केवल 2 लोग थे, मगर वही 2 से 87 हुए, 87 से 112, 182 और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के नाते से राज में काबिज हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस 77 में बिल्कुल साफ हो गई, 80 में वापस आ गई। ये तो बिल्कुल चुनाव का एक इंटीग्रल पार्ट जिसे कहते हैं वो है। इसलिए हम लोगों ने जीत हार बहुत देखी है, आगे भी जीत हार बहुत देखेंगे। अगर हार होती है तो उसके बाद जीत होती है, जीत होती है तो उसके बाद हार होती है। इसलिए इसमें हमारे मुस्तकबिल पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया इन 4 सूबों के चुनाव नतीजों ने, बल्कि ये चुनाव नतीजे एक मौका देते हैं। हिंदुस्तान के तजिया निगार जो कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बीजेपी का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है। पता नहीं, अखबार नवीसों ने तो बहुत कुछ बहुतों के बारे में लिख दिया था। 77 में मिसेस गांधी के हारने के बाद लिख दिया था, इट इज एंड ऑफ द रोड, इट इज एंड ऑफ हर कैरियर। वो 2.5 बरस बाद पूरे बैंक से वापस आई थी। उन्होंने हमारे लिए लिख दिया था कि जब हम 2 रह गए और राजीव गांधी 403 जीत करके आए तो उन्होंने कहा कि अब बीजेपी क्या कोई ऑपोजिशन पार्टी खत्म ही हो गई है, 1 पार्टी रूल हो गया। 403 वाले राजीव गांधी अगले चुनाव में चुनाव ही हार गए। तो ये देखो, जिस देश में जमहूरियत होगी ना वहां ये सब होगा। मैं तो इसी बात को बहुत गौर फरमाती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि कम से कम हमारे यहाँ सरकारों का बदल जमहूरियत के तरीके से तो होता है, चुनाव के माध्यम से तो होता है। लेकिन गुजरात में जो कुछ हो रहा है, बाज लोगों का ख्याल है इट्स एन इंसल्ट टू डेमोक्रेसी। देखिए, जहाँ तक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हमारे चेहरे पे ब्लॉट है। मैं वही कहने जा रही थी कि उसमें कोई दूसरा क्या कहेगा। हमने अंदर देख करके हमारे वजीर आजम ने कहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये इतना पेनफुल है, इसलिए इतना पेनफुल है कि हमारा यूएसपी इससे चला गया। हम बहुत फक्र से ये बात कहा करते थे कि हमारे 3 साल के राज में फसादात नहीं हुए, लेकिन ये जो फसाद हुए हैं ये वाकई हमारे लिए एक धब्बा बनकर आए हैं। लेकिन मुझे एक बात का इसमें संतोष भी है। बीजेपी की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, बीजेपी की क्या जिम्मेदारी? कहते हैं कि गुजरात में एक हार्ड लाइन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी वजह से ये बहुत सारे मामला सामने आए। जो हार्ड लाइन पार्टीज हैं उनको शय मिली। पहले तो ये कह दूं कि ये बिल्कुल फैक्चुअली गलत है, और दूसरा ये कह दूं कि वही बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 24 घंटे से 48 घंटे में दंगे कंट्रोल किए हैं। इसलिए बीजेपी के सिर पर अगर कोई सेहरा बंधता है तो बहुत 1200 बंदे जल गए, बहुत जल्दी और आप सेहरा बांध रही हैं। नहीं, हालात को जल्दी कंट्रोल में लाने का। 1200 मैं कह रही हूँ, आदमी तो एक भी मरना बहुत बुरा है, मरने वालों की गिनती नहीं होनी चाहिए। आदमी एक भी अगर मरता है और दंगे में मरता है तो वो भी एक धब्बा है। इसलिए मैं मरने वालों की गिनती नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने खुद ये कहा कि हमारे लिए ये एक कलंक है, एक काला धब्बा है। लेकिन संतोष इस बात का है कि आखिरकार इस मुल्क में पहले भी दंगे हुए हैं, उनके मुकाबले में अगर आप ये देखें कि कितनी जल्दी कंट्रोल हुए तो वो बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर हैं जिसने कंट्रोल किए। इस बात को कह रही हूँ। इसलिए जब फैक्ट्स देखो तो दोनों देखो और दोनों सामने रखो। फसाद हुआ ये अपने आप में गलत है, फसाद में लोग मरे ये अपने आप में बहुत गलत है, गोधरा भी गलत है और बाद की हिंसा में मरे हुए गुजरात के लोग भी गलत हैं। दोनों ही कंडेमनेबल हैं, लेकिन फिर भी कम से कम अंदर इतना संतोष जरूर होता है कि जल्दी हालात काबू में कर लिए गए। सुषमा स्वराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। बहुत सारी बातें करने को थी,
वक्त की कमी आड़े आई, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे जरूर बात मिलेगा। होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज़ नाइट का वक्त खत्म हुआ। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।